हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा तथा उसका प्रकार्य। ठीक है, पहले अपन टाइटल लिखते हैं, देन अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्काई एजुकेयर जो कि हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सभी का विश्वास हमने जीता है और इसी विश्वास को जो है हम बरकरार रखेंगे। आपके सामने कोर्सेज दिए हुए हैं, हिंदी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कोर्सेज हैं। सेकंड ग्रेड एसएसटी का कोर्सेज जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एंड देन जीके फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, रीट, कांस्टेबल और जो भी जितने भी एग्जाम हैं वो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी डिटेल जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा तथा इसके प्रकार्य मतलब स्कूल प्रबंधन जो है वो फंक्शन में कैसे आता। प्रकार्य का मतलब कार्य से है कि इसका प्रोसेस, कार्य प्रणाली कैसे होती है। तो शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा तथा इसके प्रकार्य। तो स्टूडेंट्स, प्रबंधन होता क्या है ना। प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसका शिक्षा के अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती हो। लेकिन प्रबंधन जो अपन करते हैं वो एक तो भौतिक संसाधनों का करते हैं और एक इसका करते हैं अपन मानवीय संसाधनों का करते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रबंधन के मोटे मोटे कितने तत्वों की बात करेंगे अपन? 4 तत्वों की बात करेंगे, जिसमें एक आता है आपके भौतिक संसाधन, एक आता है मानवीय संसाधन और एक किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फाइनेंस, वित्त की आवश्यकता होती है और उसके लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। तो टोटल कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। मैं एक बार इनका नाम लिखता हूं, फिर अपन इसका जिक्र करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखता हूं प्रबंधन के तत्व। तो प्रबंधन के तत्व की यदि अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो 4 तत्व आपके आ रहे हैं। एक कौन सा संसाधन है? भौतिक संसाधन। ठीक है, एक आपके कौन सा आ गया? मानवीय संसाधन। एक आपके आ गया वित्तीय संसाधन और एक आपके आ गया सैद्धांतिक तत्व। कैसा तत्व? सैद्धांतिक तत्व, है ना। भौतिक तत्व, मानवीय तत्व, वित्तीय तत्व। ठीक है, संसाधन तो ये है ही है। ये 4 टाइप के तत्व होते हैं। कैसे? आइएगा अपन इनका जिक्र करते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधन का तत्व नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी संस्थान है उसका प्रबंधन करना, मान लो ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी फैकल्टीज होगी, टेक्निकल स्टाफ होगा, है ना, और साथ ही साथ 4th ग्रेड कर्मचारी भी वहां पर होंगे। तो ये सारे कैसे संसाधन हो गए? मानवीय तत्व आ गए, है ना। अब मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड है, यहां पर ये पूरा सिस्टम लगा है। लाइव कमेंट देखने के लिए मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है और उधर इस सिस्टम को पूरा मैनेज करने की चीजें लगी हुई है। साथ ही साथ यहां पर जो क्लासरूम बना हुआ है, ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर जो फर्नीचर की व्यवस्था है, एक स्कूल के अंदर जो है लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, उनकी जो व्यवस्था होती है, वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? भौतिक तत्वों के अंतर्गत आएगा। अब ये तो हो गए भौतिक और मानवीय संसाधन, लेकिन इन संसाधनों को आपको सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, रुपए पैसों की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि बिना रुपयों के कोई भी काम नहीं चलता, है ना, कि सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो बिना वित्त के जो है, बिना फाइनेंस के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। फिर सैद्धांतिक, अब आपका कार्य करने के लिए कोई ना कोई नियम आपके बनाए हुए होने चाहिए, आपकी नियमावली, आपका टाइम टेबल। एक स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज, सहगामी गतिविधियां या सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कब करवाया जाएगा, कब कल्चरल इवेंट करवाए जाएंगे, कब स्पोर्ट्स की गतिविधियां वहां पर करवाई जाएगी। पढ़ाई के लिए एक जो समय सारणी जो होती है कि भाई 8 कालांश जो होते हैं, टोटल
8 जो पीरियड होते हैं उनका जो सिस्टम है वो कैसे वहां पर डेवलप किया जाएगा, तो और अनुशासन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो होता है स्कूल के अंदर, तो ये समय सारणी, अनुशासन, सह शैक्षिक गतिविधियां या सहगामी क्रियाएं, ये सारी आपके किसके अंतर्गत आएगी, सैद्धांतिक तत्वों के अंतर्गत आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो प्रबंधन क्या है, प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन क्या है, एक कला है। मैनेज करना, मैनेजमेंट करना एक स्किल है। ठीक है, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है गाइस। कैसे, आपने देखा होगा, अपन एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, अपने घर में कोई शादी विवाह का कोई फंक्शन होता है, कोई मैरिज सेरेमनी है, तो वहां पर उसको मैनेज करने का जो जिम्मा है ना, उसके लिए कई तो अपन क्या करते हैं, एक मतलब जो है कैटर्स बुला लिए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें लेके आनी है, वो महीने भर से ही वो सारी प्लानिंग आपके चलती रहती है। वो प्लानिंग जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा की जाती है, वो आपको गाइड करता रहता, उसके अकॉर्डिंग अपन वहां पर चलते हैं। कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का खाना बनाना है, वैसे ही एक इंस्टीट्यूट जो है, एक संस्थान के अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट की गैदरिंग की जा सकती है, प्रॉपर वेंटिलेशन वहां पर होना चाहिए। एक क्लास खत्म हुई, बीच में जो है 5 या 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, उसके बाद में अगली क्लास वहां पर हो रही है। ये सारी चीजें किस में आएगी, प्रबंधन में आएगी। तो कोई भी कार्य में जब अपन प्रबंधन की बात करते हैं तो उसके लिए एक अच्छी योजना का होना जरूरी होता है ना। जब अपन मैनेजमेंट स्किल डेवलप करते हैं तो सबसे पहले अपन उस कार्य की योजना बनाते हैं। अब बनाई गई योजना के अनुसार कार्य अपन वहां पर करेंगे। इसके लिए अपनों को तथ्य, सूचनाएं, आंकड़ों की आवश्यकता होती है। फिर जब अपन उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं कि अपन ने जो योजना बनाई थी उसके लिए अपने को जो सामग्री की आवश्यकता थी उसकी अपन ने कितनी उचित तरीके से व्यवस्था करी, फिर उसका लास्ट में क्या किया जाएगा, मूल्यांकन वहां पर किया जाएगा। तो ये भी इनडायरेक्टली किस में इंक्लूड होते हैं, प्रबंधन के तत्वों में इंक्लूड होते हैं। मैं लिख देता हूं, प्रबंधन के मुख्य तत्व, प्रबंधन के मुख्य तत्व, प्रबंधन के मुख्य तत्व। वो भी प्रबंधन के तत्व थे कि भाई प्रबंधन करने के लिए भौतिक, मानवीय, वित्त और सैद्धांतिक चीजों की, सैद्धांतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जब अपन प्रबंधन करेंगे तो उसका जो प्रोसेसिंग का जो तरीका होगा, अपन ने लिखा ना प्रबंधन का प्रकार्य, है ना। तो प्रबंधन के प्रकार्य की यहां पर अपन बात कर लेते हैं। प्रबंधन की प्रक्रिया, या अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रकार्य बोलेंगे कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। प्रबंधन करने का तरीका, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप, आपको इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, सबसे पहला स्टेप आपके क्या आया, प्लानिंग। क्या नाम आया आपके, प्लानिंग। प्लानिंग को अपन क्या बोलते हैं, नियोजन या योजना बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोजन, या इसी को अपन क्या कहते हैं, योजना बनाना। क्या बनाना, योजना बनाना। अब आपने कोई योजना बनाई है कि मुझे एक संस्थान चलाना है, इसके लिए मेरा इतना बजट है, मैं ये कोर्सेज वहां पर संचालित करूंगा। आपने ये योजना बना ली, उसके अकॉर्डिंग जो है अब आप क्या करोगे, आपने फैकल्टी की व्यवस्था कर ली, अब उस चीज को आप प्रोसेस में लेके आओगे। तो योजना बनाने के बाद में अगला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या है, बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करना। क्या करना, बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करना, जिसे अपन क्या बोलेंगे, क्रियान्वयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसे, क्रियान्वयन बोलेंगे। क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करना। बनाई गई योजना के अनुसार, बनाई गई योजना के अनुसार कार्य करना। बनाई गई योजना के अनुसार क्या करना, कार्य करना। ठीक है, उससे अपन क्या बोलेंगे, क्रियान्वयन। तो सबसे पहले आपने किसी कार्य की योजना बनाई। अब अच्छी योजना बना लेने से आपके समय की बचत हो जाती है, आपको एक प्रॉपर वे मिल जाता कि इस स्टेप में हमें कार्य करना है। अब योजना बनाने से कुछ नहीं होता, उस योजना को प्रोसेस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस योजना के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है, जिसे अपन एग्जीक्यूशन बोलते हैं, क्रियान्वयन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट अपना क्या आ गया, एग्जीक्यूशन। क्या आ गया अगला पॉइंट अपना, एग्जीक्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्रियान्वयन जब आप करोगे तब आप क्या करोगे, आंकड़ों का संकलन करोगे। किसका करोगे, आंकड़ों का संकलन या तथ्यों का संकलन। फिर आपने जो भी आंकड़े जुटाए हैं, जो भी तथ्य, सामग्री, सूचनाएं आपने जुटाई है, उनका आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे। क्या करोगे, विश्लेषण करोगे। और विश्लेषण करने के बाद में जो है आपका अगला स्टेप जो आपके आएगा वो क्या आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, मूल्यांकन। तो पहला पॉइंट प्लानिंग,
दूसरा क्रियान्वयन, तीसरा आंकड़े जुटाए, चौथा उन आंकड़ों का विश्लेषण किया और पांचवा आपके क्या हुआ, मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि जब तक अपन किसी कार्य का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक अपने को उस कार्य के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो ये जो प्रबंधन जो है इसका यूज शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है ना। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग अवधारणाएं दी है। जैसे एल्टन मेयो है, उन्होंने प्रबंधन की मानवीय अवधारणा दी है। ठीक है, एल्टन मेयो कहते हैं कि प्रबंधन से तात्पर्य मानवीय संसाधनों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। कि प्रबंधन क्या है, एक कला है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रबंधन क्या है, एक विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कला, प्रबंधन एक कला भी है तथा प्रबंधन एक विज्ञान भी है। अर्थात ये एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। कैसे? आज मैनेजमेंट करना एक स्किल है, एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, और उस कला को फॉलो करने के लिए आपको एक निश्चित सुनियोजित तरीके और क्रम में चलना पड़ता है ना। और सुनियोजित और व्यवस्थित ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, कोई भी कार्य है, अच्छा प्रबंधन कब होगा, सबसे पहले उसमें एक अच्छी योजना का होना जरूरी है, फिर उसका क्रियान्वयन होना जरूरी है। तो व्यवस्थित और सुनियोजित ज्ञान को अपन क्या बोलते हैं, विज्ञान। और प्रबंधन करना एक कौशल है जिसको अपन ने क्या बोला, कला। तो प्रबंधन कला तथा विज्ञान दोनों है, अर्थात ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं में लिख देता हूं। अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, देखिएगा, प्रबंधन में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का क्या किया जाता है, संगठन किया जाता है। भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का संगठन किया जाता है ना। यानी यहां पर भौतिक संसाधन भी होंगे और मानवीय संसाधन भी होंगे। फिर मैंने बताया था प्रबंधन कला तथा विज्ञान दोनों हैं। प्रबंधन कला तथा विज्ञान दोनों हैं, कला तथा विज्ञान दोनों हैं। अर्थात यह प्रबंधन नामक तत्व के, अर्थात यह प्रबंधन नामक तत्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रबंधन नामक तत्व के एक ही सिक्के के कितने पहलू हैं, दो पहलू हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी प्रबंधन एक कौशल है, प्रबंधन करने का गुण हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता, इसलिए प्रबंधन क्या है, एक कला है। प्रबंधन करने में एक सुनिश्चित, एक नियोजित तरीके से कार्य करना पड़ता है, अर्थात सुनियोजित और व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अपने को ये लाइन रटनी नहीं है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं अपन आगे। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स बात आती है प्रबंधन की अवधारणा। तो प्रबंधन की अवधारणा में दो अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं लिख देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले लूथर गुलिक की प्रबंधन की अवधारणा, लूथर गुलिक की प्रबंधन की अवधारणा। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है स्टूडेंट्स। लूथर गुलिक बहुत महत्वपूर्ण नाम है प्रबंधन के क्षेत्र में। एक तो लूथर गुलिक और एक आपके नाम आता है हेनरी फैयोल। क्या नाम आता है, हेनरी फैयोल। तो देखो लूथर गुलिक ने जो है प्रबंधन की अवधारणा दी है स्टूडेंट्स, वो पोस्ट कोर्ब की अवधारणा दी है। किसकी अवधारणा दी है, मैं नाम लिख देता हूं, पोस्ट कोर्ब। क्या नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, पोस्ट कोर्ब। ये याद रख लोगे ना, इनकी अवधारणा का नाम क्या है, पोस्ट कोर्ब नाम है। देखो यहां पर पोस्ट कोर्ब में पी का मतलब क्या है, प्लानिंग। पी का मतलब यहां पर क्या है, प्लानिंग, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। आपको इनका मतलब पता होना चाहिए भैया। पोस्ट कोर्ब की अवधारणा किसने दी थी, लूथर गुलिक ने। पी का मतलब यहां पर क्या, प्लानिंग यानी नियोजन। किसी कार्य के सक्सेस बनाने के लिए उसमें एक अच्छी योजना का होना अनिवार्य होता है। दूसरा नाम आपके यहां पर आ रहा
ओ का मतलब है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन। ओ का मतलब यहां पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगठन। और यहां पर संगठन किसका किया जाएगा? भौतिक संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का यहां पर संगठन किया जाएगा, क्योंकि एक संस्थान के अंदर जो है एक अच्छी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके भौतिक संसाधन। और उसके लिए जो एक स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी आते हैं, वो मानवीय संसाधन में आते हैं। फिर अगला आपके नाम आ रहा एस। एस का मतलब है स्टाफिंग। एस का मतलब क्या? स्टाफिंग। स्टाफिंग अपन कहता नहीं कि एक विद्यालय के अंदर एक प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, तो स्टाफिंग जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? योग्यता के अनुसार होता है। स्टाफिंग की प्रक्रिया किसके अकॉर्डिंग होती है? योग्यता के अनुसार होती है। जैसे आज आप एक फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और आपका बीएड होना जरूरी है। यदि आप सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हो तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। आप एक थर्ड ग्रेड टीचर बन रहे हो तो उसमें आपका ग्रेजुएशन, बीएड या इधर बीएसटीसी, डीएलएड और उसके साथ जो है आपका 12th होना जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति की जो योग्यता है वो अलग है। आज आप एक कॉलेज लेक्चरर बनने जा रहे हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट, है ना, वो आपका क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो स्टाफिंग जो होता है वो किसके आधार पर की जाती है? स्टाफिंग की प्रक्रिया योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर की जाती है स्टूडेंट्स? योग्यता के आधार पर किसकी प्रक्रिया की जाती है? स्टाफिंग की प्रक्रिया की जाती है। इज दैट क्लियर? देन आपके एक नाम आ रहा है डी। क्या नाम आ रहा है? डी। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग। दैट इज कोल्ड निर्देशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? निर्देशन। भाई देखो, कोई भी संस्थान हो, उस संस्थान का एक डायरेक्टर होता है, एक निदेशक वहां पर होता है। उसके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो है उसके बाकी जो सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। तो प्रत्येक संस्थान के अंदर क्या होता है? एक हेड होता है, एक डायरेक्टर होता है। वो क्या करता है? एक नियमावली बनाता है, कुछ नियम, नॉर्म्स, कुछ कायदे कानून बनाता है, एक प्लानिंग बनाता है, जिसको फॉलो कौन करते हैं? उनके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके सबऑर्डिनेट्स उनको फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपन आगे। तो ये हो गए आपके डी यानी डायरेक्टिंग। उसके बाद में अगला आपके आ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, सीओ। अगला नाम आपके क्या आ रहा है? सीओ। फिर उसके बाद में अगला नाम आ रहा है आर और उसके बाद में अगला नाम आ रहा है बी। सीओ का जो यहां पर मतलब है स्टूडेंट्स वो है कोऑर्डिनेशन। क्या नाम आ रहा है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? समन्वय बोलते हैं, या इसी को क्या कहा जाता? तालमेल कहा जाता। क्या कहा जाता? तालमेल। देखो होता क्या है, एक संस्थान के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनमें आपसी मेल जोल जो है, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका नेचर सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए। कैसे? मान लो मैं कोई टीचर हूं, मान लो क्या मैं टीचर ही हूं, ठीक है, तो मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और कोई दूसरी क्लास है, मेरा मान लो वैकेंट पीरियड है, लेकिन वहां पर क्या है, कोई दूसरी क्लास चल रही है, वहां पर कोई टीचर एब्सेंट है, तो वहां पर मुझे कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि भाई वो क्लास खाली है तो मैं जाके उस क्लास को मैनेज कर लूं। ऐसा आपसी तालमेल वहां पर होना चाहिए। तो एक संगठन के जो सदस्य होते हैं, एक संस्थान के, एक संगठन के जो मानवीय सदस्य होते हैं, उनमें जो है आपसी समन्वय की जो भावना पाई जाती है, एक दूसरे के सहयोग की जो भावना पाई जाती है, जिससे क्या हो जाता है, समायोजन बना रहता है, वो तालमेल कभी बिगड़ता नहीं है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रण या समन्वय, यानी परिस्थितियों के अनुसार जो है उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आपके एक नाम आता आर। आर का मतलब है यहां पर रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या है यहां पर? रिपोर्टिंग। और इस रिपोर्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन बोलते हैं। रिपोर्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या होता है? आपके द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों का जो लेखा जोखा होता है,
दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, उसे अपन प्रतिवेदन कहते हैं। आपने देखा होगा जब एनुअल फंक्शन करवाया जाता है तो उस संस्थान का जो हेड होता है, जो एचएम होता है या जो डायरेक्टर जो होता है, वो आके एक प्रतिवेदन, एक वार्षिक रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट वो वहां पर क्या करता है, लोगों के आगे पढ़ के सुनाता कि हमने ये अचीवमेंट जो है इस वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राप्त की थी, ये उपलब्धियां हमने यहाँ पर गेन की थी, हमारा इस क्लास का जो रिजल्ट है वो इस लेवल तक रहा था, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है हमारे 80+ वहां पर क्रॉस करके गए थे, हमने विद्यालय के अंदर कुछ निर्माण कार्य भी करवाया था। यानी एक स्कूल के अंदर, एक संस्थान के अंतर्गत वर्ष भर में होने वाले जितने भी कार्य जो हैं उनका लेखा जोखा जो आपके दिया जाता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। और बी का मतलब आता है स्टूडेंट्स यहां पर बजटिंग। क्या नाम आता है, बजटिंग। और बजटिंग का मतलब होता है बजटिंग, बजट। बजट का मतलब देखो, आई थिंक इसको रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। भाई कोई भी संस्थान है उसको चलाने के लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता होती है, आपको एक वित्त की, एक बजट की आवश्यकता होती है कि भाई आज इस स्कूल के अंदर जो है, लाइब्रेरी के अंदर जो है पुस्तकों की संख्या बढ़ानी है, कैसे उसके अंदर रैक्स वगैरह, उस लाइब्रेरी को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना है, स्कूल के अंदर वॉल पेंटिंग वगैरह करवानी है, कोई और निर्माण कार्य करवाना है, तो कितना इनकमिंग हुई और कितना आउटपुट वहां पर आपने निकाला, कितनी आउटगोइंग वहां पर हुई। तो बजट के अंदर क्या किया जाएगा, जो स्कूल के अंदर जो वित्त आता है उसका लेखा जोखा, ठीक है ना, वित्त का लेखा जोखा, वित्त का लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब रिकॉर्ड। लेखा जोखा का मतलब क्या हो गया, जो स्कूल के अंदर जो वित्त आता है उसका जो अपन रिकॉर्ड रखते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, लेखा जोखा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोस्ट कॉर्प की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, लूथर गुलिक ने। इसके अलावा एक और अवधारणा अपन इसमें पढ़ते हैं, हेनरी फेयोल की अवधारणा। किसकी अवधारणा, हेनरी फेयोल की अवधारणा। हेनरी फेयोल की अवधारणा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हेनरी फेयोल की जो अवधारणा है वो क्या है, पॉक, POCCC। क्या अवधारणा है इनकी, POCCC। इन्होंने पॉक की अवधारणा दी थी। ये अवधारणा आपके किसकी है, हेनरी फेयोल की अवधारणा है। तो देखो यहां पर भी P का मतलब क्या है, प्लानिंग है। P का मतलब यहां पर क्या है, प्लानिंग यानी योजना। O का मतलब यहां पर सेम है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन किसका, भौतिक और मानवीय संसाधनों का, ठीक है। और उसके बाद में देखो C का मतलब है यहां पर कंट्रोल। अगले C का मतलब यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और एक और C का मतलब क्या, एक बार अपन इसको देख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ यहां पर नहीं हो। जस्ट ए सेकेंड। ये आ गए आपके लूथर गुलिक महोदय और ये आ गए आपके हेनरी फेयोल। नियोजन, संगठन, अच्छा जस्ट ए सेकेंड देख लेते एक बार। ये लो, देखो ये है आपके हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य। नियोजन आ गया, संगठन आ गया, निर्देशन आ गया, ठीक है, डायरेक्टिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपके क्या आ रहा है, समन्वय आ गया और कंट्रोलिंग आपके यहां पर आ गया। ओके, बिल्कुल सही बात है। यहां पे अपन आते वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हेनरी फेयोल की अवधारणा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो अवधारणा आ रही है वो किसकी है, POCC की अवधारणा। प्लानिंग मतलब नियोजन, O का मतलब क्या हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गया, C का मतलब जो है आपके क्या हो गया, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, नियंत्रण। दूसरे C का मतलब यहां पर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपके क्या हो गया, समन्वय हो गया। क्या हो गया, समन्वय हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो अवधारणा आपके ये किसकी है, हेनरी फेयोल की है। अब अपन ने जो भी पढ़ा है इसका एक शॉर्ट रिवीजन अपन यहां पर कर लेते। एक और अवधारणा मैं आपको बताता हूं, वो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण है, पर्सी मैक्विन की अवधारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिएगा पर्सी मैक्विन की अवधारणा। पर्सी मैक्विन की अवधारणा मैं आपको ये याद करवाता हूं। पर्सी मैक्विन ने जो अवधारणा दी थी स्टूडेंट्स, वो किसकी अवधारणा दी थी, 3M की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी थी, 3M की अवधारणा। कैसे, देखिएगा 3M का मतलब, एक M का मतलब है यहां पर
एम, एम और एम, ये हो गया आपके मटेरियल मतलब सामग्री। इस एम का मतलब हो गया आपके मेथड यानी प्रक्रिया, और इस एम का मतलब हो गया आपके मैन। देखो क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी, क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी, है ना। और रानी के पीछे कौन होता है? कोई मैन ही होता है, कोई राजा ही होता है, कोई राजकुमार होता है जो उसकी लाइफ में आता है कि ओ यू आर माई प्रिंस। याद करवा रहा हूं ताकि 3M की अवधारणा आपको अच्छे से याद हो जाए कि भाई क्वीन के पीछे कौन होता है? मैन होता है। क्वीन मतलब मैक्वीन, क्वीन मतलब मैक्वीन, क्वीन के पीछे कौन होता है? कोई मैन होता है, कोई आदमी होता है जो राजा होता है। कोई भी अपन कार्य करेंगे उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? सामग्री की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? सामग्री। सामग्री यानी जो भी आपके जो भौतिक संगठन है, ठीक है, उस सामग्री को यूज कौन करेगा? कोई मनुष्य करेगा। कौन करेगा उस सामग्री को यूज? कौन करेगा? कोई मानव करेगा। और उस मानव का उस सामग्री को यूज करने का जो मेथड है, जो तरीका है, या उसकी जो विधि है, वो सबकी कैसी होगी? अलग अलग। कहते हैं ना, मैं अभी आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी की जो है आप कंटेंट पढ़ोगे, आप कोई एक अच्छी गाइड भी रखोगे, रेफरेंस बुक आप पढ़ोगे, और बहुत सारे मॉडल पेपर आप वहां पर जो है प्रैक्टिस पेपर सोल्व करोगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो मटेरियल तो मैंने आपको अच्छा बता दिया, लेकिन आपका सबका कार्य करने का, आप यानी मानव, आपका सबका कार्य करने का मेथड कैसा होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए आपके रिजल्ट भी कैसे आते हैं? अलग अलग आते हैं। तो सामग्री को तो सबको सेम बताइए, लेकिन वो इफेक्टिवली तरीके से यूज करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेथड यहां पर, कार्य करने की विधि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन इसको एक बार एक शॉर्ट रिवीजन अपन यहां पर कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन का मतलब क्या है? संसाधनों को क्या करना? एकीकृत करना। वो संसाधन कौन से होते हैं? देखो, ताकि किसी क्रिया को, किसी कार्य को फलदायक बनाया जा सके, उसको फ्रूटफुल उसको बनाया जा सके। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयास और संसाधनों को एकीकृत करके उनको क्या बनाना? फलदायक बनाना। आपने कुछ पूर्व में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे, यानी आपने योजना बनाई थी कि मुझे ये करना है। उसके लिए आपने किस चीज को इंटीग्रेटेड किया? भौतिक और मानवीय संसाधनों को। और आपने उस कार्य को क्या बना लिया? फ्रूटफुल बना लिया, लाभदायक, फलदायक आपने बना लिया। फिर देखो, प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक संगठन के रूप में कार्य करता है, मैंने आपको बताया था। तभी उसका क्या होगा? व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना होता है। भाई प्रत्येक संस्थान में एक संगठन होता है, किसका? भौतिक और मानवीय संसाधनों का। और उनका उद्देश्य क्या होता है? जो छात्र वहां पर पढ़ने आते हैं उनका चहुमुखी विकास करना, यानी उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। उसके बाद में आप देखिएगा स्टूडेंट्स, तत्व इनके कौन से आते हैं? एक भौतिक, मैंने आपको बताया था, जिसमें विद्यालय का भवन, फर्नीचर, लाइब्रेरी आपके आ जाएगी। मानवीय संसाधन में आपके कौन से आ जाएंगे? जितने भी मानव है, शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर है और छात्र है, ये मानवीय संसाधन होंगे। कोई भी काम करने के लिए पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो उसके लिए एक वित्तीय कोष का, एक फंड का जो है वहां पर आयोजन करवाया जाता है। फिर आपके बात आता है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी, एक डिसिप्लिन, अनुशासन और पाठ्य सेगामी क्रियाएं, नियम, सिद्धांत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये शैक्षिक प्रबंधन, जिसका एक तत्व हो गया भौतिक तत्व, दूसरा आपके हो गया मानवीय तत्व। एक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग कार्य करोगे, और सारा काम चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? पैसों की आवश्यकता होगी। बढ़ते स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। ये कैसी प्रक्रिया होती है? गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। शैक्षिक प्रबंधन कैसी प्रक्रिया होती है? गत्यात्मक। बिल्कुल भाई, शैक्षिक प्रबंधन कभी भी स्थिर प्रक्रिया नहीं होती है। ये कैसा प्रोसेस होता है? ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है ना। क्यों? कैसे? आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आप उस लक्ष्य तक पहुंच गए, फिर आप इस कोई दूसरा नया टारगेट आप वहां पर ले लोगे। बीच में यदि स्थिति गड़बड़ होती है तो वहां पर आप क्या करोगे? तालमेल बिठाओगे, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश आप करोगे। ठीक है, तो एक ऐसी प्रक्रिया हुई, गत्यात्मक प्रक्रिया हुई। यानी ये परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार ढलती हुई बदलती रहती। मैंने बताया ना कि जब उसके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं तो आपको तालमेल बिठाना पड़ता है। इसीलिए ये क्या है? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलेगी, इसलिए गत्यात्मक प्रक्रिया है। फिर देखो सतत प्रक्रिया। प्रबंधन एक निरंतर कंटिन्यूअस तौर पे जारी रहने वाली प्रक्रिया है, तभी आप किसी कार्य को सक्सेस बना सकते हो। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो भी एक प्रबंधन है कि मेरे को 1.5 महीने में जो है पहली बार कोर्स करवाना है, फिर मेरे को जो है
अगले 1 महीने में, अगले 20 दिन में वापस उसको रिवीजन करना है, अगले 15 दिनों में सेकंड रिवीजन देना है, फिर बहुत सारे मॉडल पेपर सोल्व करने। इतने कंटिन्यू जब आप जाके रहोगे तब उस कार्य को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो संगठित प्रक्रिया, संगठित तो है ही है भौतिक और मानवीय संसाधनों का। उद्देश्यों की विद्यमानता, भाई अपन प्रबंधन करेंगे किसके लिए? पहले अपन को एक टारगेट लेके चलेंगे कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं और मुझे इसमें इस मुकाम तक जाना है, तो बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य प्रारंभ होता ही नहीं है। फिर देखो संसाधनों के बीच संबंध, बिल्कुल संसाधनों के बीच में संबंध होता है। भौतिक संसाधनों को कौन यूज करेगा? मानव करेगा। और जो मानवीय संसाधन होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। आज जैसे कोई भी बड़ी संस्थान है, मान लो आज सूचनाएं हैं, किसी स्कूल से सूचनाएं आपने इकट्ठी करी, उसको आपने कहां पर भेजा? नोडल केंद्र पे। नोडल केंद्र से वो कहां पर जाएगा? ब्लॉक लेवल पे जाएगा। ब्लॉक लेवल से वो कहां पर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर वो स्टेट लेवल पे जाएगा। तो ये एक चेन यहां पर बनी रहती है। इनमें आपस में क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। एक स्कूल में एक HM होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं, ठीक है, और उनके नीचे जो है फोर्थ ग्रेड कर्मचारी होते हैं। तो इनका आपस में एक संबंध होता है, एक दूसरे के मिले जुले स्वरूप से उनको कार्य में सफलता मिलती है। बहुत नॉर्मल पॉइंट है, इनको अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपको पता लग जाएगा। सामाजिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। ये याद रखना, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया। क्यों? प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर देखो सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि प्रबंधन जो है किसी भी क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है, सभी क्षेत्रों में जो है इसका यूज होने के कारण ये कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये बहुत सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप है, जिसको लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब कहा था। देखो इसके तत्व क्या क्या आ जाएंगे? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारी चीजें। इसलिए कैसी प्रक्रिया हो गई? आपके सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई। इसके बाद में आप देखो अंतर विषयक उपागम, यानी अंतर विषयक उपागम यानी प्रबंधन का अन्य विषयों के साथ सह संबंध पाया जाता है। ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, इसका को रिलेशन अन्य विषयों के साथ भी होता है। फिर देखो अधिकार सत्ता। अधिकार सत्ता का मतलब होता है ऑथोरिटी। आप कोई भी कार्य करते हो, है ना, वो कार्य एक प्रबंधक के हाथ में होता है। वो जो डायरेक्टर होता है वो बाकी चीजों को क्या करता है? मैनेज करता है। तो अधिकार सत्ता किसके हाथ में होती है? प्रबंधक के हाथ में होती है। ठीक है। फिर देखो अदृश्य कौशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रबंधन करने का जो गुण है, मेरा मैनेजमेंट करने का तरीका कैसा है, क्या आप लोगों को पता है? क्या नहीं है। इसलिए कैसा होता है? ये अमूर्त होता है। प्रबंधन करने का जो कौशल है, जो गुण है, वो कैसा होता है? एक अदृश्य कौशल होता है। अदृश्य कौशल होता है नहीं, कैसा होता है? अमूर्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां कहीं लिखा हुआ होगा, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना आप। इसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, लूथर गुलिक की अवधारणा। ठीक है। कौन सी अवधारणा दी थी? पोस्ट कोर्ब अपने पढ़ा था। कब दी थी? 1937 में। कौन सी बुक में दी थी? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह अवधारणा कब दी थी? 1937 में। कौन सी बुक में? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बुक का नाम है, ये स्टार मार्क कर देता हूं, आप अच्छे से याद करना। पहला नाम क्या आया? प्लानिंग। किसी कार्य के लिए एक अच्छी योजना का होना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किसका कर रहे थे अपन? भौतिक और मानवीय संसाधनों का, जिनमें पारस्परिक संबंध होता है। स्टाफिंग, नियुक्ति किसके आधार पर करते हैं? व्यक्तियों की जो नियुक्ति करते हैं उनकी योग्यता के आधार पर करते हैं। फिर उसके बाद में अगला नाम देखो डायरेक्टिंग, निर्देशन। निर्देशन कौन देता है? उस संस्थान का डायरेक्टर, जो प्रबंधक होता है, वो देता है। कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, समन्वय, तालमेल, है ना। तालमेल किसके बीच में होगा? मानवीय संगठनों के आपस में तालमेल, या भौतिक और मानवीय संसाधनों को कैसे कोऑर्डिनेट करना, वो वाली चीज। स्थिति और परिस्थिति, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बदलते वातावरण के अनुसार जो है वहां पर परिस्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसे समन्वय या नियंत्रण कहते हैं। रिपोर्टिंग, एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें पूरे साल भर की अचीवमेंट बताई जाती है। ये कौन तैयार करता है? उस संस्थान के उच्च अधिकारी तैयार करते हैं। बजटिंग, बजटिंग यानी स्कूल में आने वाले सभी कार्यों का जो रिकॉर्ड होता है, जो लेखा जोखा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। फिर आप देखो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कार्य, वही चीज, पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई चीज नहीं है। फिर आपके अगला नाम क्या आ गया? निर्देशन आ गया, डायरेक्टिंग। निर्देशन में फिर कितनी चीजें आ गई? 4 चीजें। एक पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन,
ठीक है, अभिप्रेरणा आ गया, मोटिवेशन, और एक आ गया नेतृत्व। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। निर्देशन में कौन कौन से तत्व, मैं आपको निर्देश दूंगा। सबसे पहले मेरे को उस पूरी सिचुएशन का क्या करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा। तब मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सा कार्य किस लेवल पे चल रहा, कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन जो है वहां पर लेथार्जिक हो रखा, कौन एवरेज तरीके से कार्य किया कर रहा है। तो सुपरविजन जब अपन करेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग बाकी लोगों को क्या दे पाएंगे, निर्देश दे पाएंगे। समय समय पर जो है अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा, है ना। नेतृत्व का जो गुण है उसमें वहां पर डेवलप किया जाएगा, और साथ ही साथ वहां पर क्या किया जाएगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। क्यों, क्योंकि एक जो डायरेक्टर होता है और उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनमें आपस में संप्रेषण होना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक बहुत ज्यादा गैप उनके अंदर क्रिएट नहीं रहे, एक फ्रेंडली और एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट वहां पर बना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपके नाम क्या आ रहा है, समन्वय। समन्वय यानी वही कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और कंट्रोलिंग का मतलब आपके क्या होता है, नियंत्रण। तो टोटल कितने नाम आए, देखो, ये देखो, ये आ गए आपके डायरेक्टिंग आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के अंतर्गत जो है हमने शैक्षिक प्रबंधन की जो है अवधारणा और उसके प्रकारों को बहुत अच्छे से पढ़ा। कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताई। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।